आपके अपने YouTube चैनल कंसर्न सबके ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर सेकंड लेके आ रहे हैं 10th क्लास का, उसके अंदर हम देखने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल्स के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। क्योंकि आज लास्ट डे है, आपका कल एग्जाम है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आप क्या देखते हैं, मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। और मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस की यदि बात करें तो मेटल्स आपके क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं, या आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। मेटल्स आर क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, या आपके कैसे होंगे, नॉन मैलिएबल होते हैं। साथ में मेटल्स आपके क्या होते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं, आपके ये क्या होंगे, नॉन डक्टाइल। ये आपके कैसे हैं, नॉन डक्टाइल। साथ में मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या आपको होता है, आपका लो। साथ में जो मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स में आपकी एक साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोली जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यहाँ पे नॉन मेटल्स के अंदर आपके ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, नॉन सोनोरस, मतलब ये इनके अंदर कोई भी आपकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए आपकी ये जो प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगी, नॉन सोनोरस। मेटल्स की यदि और बात करते हैं तो आपका कौन सा होता है, मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल आपके कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो भी आपके सब्सटेंस क्या करेंगे, या जो भी एलिमेंट्स आपका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो आपके एलिमेंट्स आपका क्या करेंगे, गेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और गेन करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये आपका क्या बोले जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोले जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और ये आपके क्या बोले जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये क्या बोले जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स की यदि कोई एग्जांपल देना चाहे तो जिंक हुआ, निकल हुआ, कॉपर हुआ, बहुत सारे एग्जांपल है, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, वो आपके क्या हो गए, मेटल्स के एग्जांपल हो गए। यदि नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी आपके क्या हैं, एटसेट्रा, ये आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स के आपके क्या हो गए, एग्जांपल हो गए। एक और पॉइंट है, मेन पॉइंट, कि मेटल आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये आपके क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके क्या हो गए, सबसे पहला तो पॉइंट ये आपके क्या हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्योंकि ये जो आपने देखा है ये सभी की सभी कैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो देख के हम क्या बता पा रहे हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है या हाई है, डक्टाइल है या नहीं। डक्टाइल मतलब आपकी होती है वायर फॉर्मेशन, मैलिएबल मतलब होती है शीट फॉर्मेशन। क्या होती है, शीट की यदि फॉर्मेशन की जा सके तो वो आपकी मैलिएबल प्रॉपर्टी शो बोली जाती है। यदि डक्टाइल मतलब लीनियर आपकी वायर की फॉर्मेशन। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये आपकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब जो सेकंड बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की यदि बात करते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन क्या आती है कि मेटल कोई भी है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। पहली कौन सी है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन क्या करेगा, मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट ध्यान रखना, कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो मतलब इसकी बेसिक नेचर है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7। पीएच वैल्यू क्या रहेगी, मोर देन 7। सेकेंड पॉइंट आता है मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल रिएक्ट विद एसिड। और मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा
आपकी फॉर्मेशन क्या करेगा, मेटल का साल्ट फॉर्मेशन करेगा और साथ में रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो ये तो आपकी जनरल इक्वेशन हो गई। यदि कोई एग्जांपल लेके देखना चाहें तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, फॉर्मेशन क्या कर रहा है, MgCl2 एंड रिलीज क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक पॉइंट और, ये तो था मेटल। अब यदि मैं बात करता हूँ कॉपर की, तो और कॉपर आपका क्या होता है, HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, और रिएक्ट नहीं करेगा मतलब ये आपकी रिएक्शन देता नहीं है, क्योंकि कॉपर आपका क्या है, लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और जब लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है तो कॉपर डजंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो फॉर्मेशन आपकी नहीं होगी, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो कॉपर आपकी HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो भी आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे किससे, हाइड्रोजन से, तो वो आपके क्या कराएंगे, साल्ट की फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे, इवॉल्व कर देंगे। तो एक तो ये पॉइंट था। एक आपका क्या पॉइंट आता है कि मेटल जो होते हैं वो HNO3 के साथ यदि रिएक्ट करें, HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि मेटल जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिक्सचर, NO मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये पॉइंट ध्यान रखना, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो आपकी NO हो सकती है, NO2 हो सकती है, N2O3 हो सकती है, N2O5 हो सकती है, मतलब मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है HNO3 के साथ जब भी रिएक्शन होगी, क्योंकि ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपकी HNO3 के साथ रिएक्शन हो गई। अब मेटल ने किसके साथ रिएक्शन की थी, HCl के साथ आपकी रिएक्शन हो गई थी। थर्ड रिएक्शन के बारे में यदि बात करते हैं तो आपकी मेटल की किसके साथ रिएक्शन आती है, मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद वाटर। और मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा फॉर्मेशन क्या करेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट ध्यान रखना कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है फॉर्मेशन क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और या फिर बोल सकते हो मेटल ऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड फिर दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन ये क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन क्या करेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया पोटेशियम, रिएक्ट विद वाटर, फॉर्मेशन क्या करेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो थर्ड रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, पोटेशियम की रिएक्शन होगी। इसके बाद एक और पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर, कि आपका जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करता है फॉर्मेशन तो करता है CaOH की ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये कहते हैं कि आपका जो कैल्शियम एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम आपका क्या करता है, फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि आपके यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स attach with the surface of कैल्शियम। अब यदि कैल्शियम एलिमेंट के सरफेस पे ही हाइड्रोजन के बबल्स आपके अटैच हो जाएंगे तो वो बबल्स जब अटैच हो गए तो कैल्शियम को वो क्या करेंगे, अप साइड लेके चले जाएंगे, मतलब कैल्शियम को वो क्या करवाते हैं, फ्लोट करवाते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपके वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर वो क्या करता है, फ्लोट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बबल्स अटैच विद द सरफेस ऑफ कैल्शियम, जिसके कारण आपका जो कैल्शियम होता है वो कहाँ पे आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है। सेकेंड एक पॉइंट और है कि मैग्नीशियम की यदि बात करें तो मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के अंदर रिएक्ट नहीं करता, कोल्ड वाटर के अंदर रिएक्ट नहीं करता। कब रिएक्ट करता है, हॉट H2O के अंदर रिएक्ट करता है, और फॉर्मेशन क्या करेगा, आपका MgOH की ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इवॉल्व। तो मैग्नीशियम भी आपका कैसा है, बबल्स की तरह, ये भी आपका क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये भी आपके हाइड्रोजन गैस अटैच होने के कारण आपका मैग्नीशियम, आपका जो मेटल होगा वो क्या करेगा, फ्लोट इन द
सरफेस ऑफ वाटर। आगे बात करते हैं किसके बारे में, मेटल्स। तो अभी ये कौन सा था, थर्ड पॉइंट यदि बात करते हैं तो ये तो था मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर नॉट इन कोल्ड वाटर। कुछ एक आपके ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे आपका बोल दिया मैंने एल्यूमिनियम आयरन, आपका एल्यूमिनियम आयरन जैसे हुआ वो आपके ना तो कोल्ड वाटर के अंदर रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के अंदर रिएक्ट करते हैं। तो वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, और स्टीम भी आपकी फॉर्म है H2O की। तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन करते हैं वो फेरस ऑक्साइड बना सकते हैं या Al2O3 की फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो आपके जो आयरन वगैरह हुए, कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह हुए, वो आपके ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया। और कुछ एक आपके ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे आपका लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये आपके ना तो कोल्ड के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि लेड सिल्वर गोल्ड जो भी लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो जैसे थे वैसे के वैसे प्रेजेंट रहेंगे इन द वाटर। अब आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है कि रिएक्शन विद एसिड के साथ हम देख चुके हैं, और साथ में एक पॉइंट और है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है किसका, HCl विद HNO3 का, और HCl का यहाँ पे और HNO3 का जो रेशियो होता है वो क्या रेशियो होता है, 3:1। ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये जो एक्वारेजिया सॉल्यूशन है वो क्या करता है, डिसॉल्व द गोल्ड एंड प्लेटिनम टाइप एलिमेंट्स। मतलब ये क्या करता है, जो गोल्ड प्लेटिनम को आप क्या नहीं कर सकते, एसिड में मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। बट ये जो एक्वारेजिया सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन है, HCl विद HNO3 का, कंसंट्रेटेड HCl विद HNO3 का, और जिसका रेशियो आपका क्या आता है, 3:1। ध्यान रखना HCl का है 3 रेशियो और HNO3 का कितना है, 1 पार्ट है। मतलब 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपके HCl के हैं, 1 पार्ट आपका किसका हो गया, HNO3 का। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया, जो आपको डिसॉल्व करता है किसको, गोल्ड या प्लेटिनम को। तो ये आपकी रिएक्शन होगी एसिड वगैरह के साथ। तो ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शन विद मेटल्स हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अनदर साल्ट ऑफ मेटल। किसके साथ बात करेंगे, अब अनदर साल्ट ऑफ मेटल के साथ बात करते हैं। मतलब ये तो आपका कौन सा हो गई, थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन आपकी क्या होती है कि कोई भी मेटल है वो रिएक्ट करता है किसी दूसरे मेटल के साल्ट के साथ, और ये रिएक्ट करेगा तो ये जो M1 है वो क्या होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव। यदि हाईली रिएक्टिव होगा तभी रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी, वरना नहीं होगी। जैसे कि आपका एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और जिंक मोर रिएक्टिव है तो वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और फॉर्मेशन क्या कर देगा, ZnSO4 प्लस में क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉपर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो आपकी ये आपकी क्या हो गई, मेटल रिएक्ट विद मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन हो गई। तो ऐसे कोई और एग्जांपल भी लेना चाहें, CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे भी आपकी फॉर्मेशन क्या होगी, FeSO4 प्लस में कॉपर की फॉर्मेशन हो गई। तो ये मेटल विद मेटल साल्ट की रिएक्शंस हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल है AgNO3 प्लस कॉपर। यहाँ पे जो AgNO3 और कॉपर है, Ag इज ए लेस रिएक्टिव देन कॉपर, और मतलब कॉपर आपका क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव, और हाई रिएक्टिव है तो ये सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस। मतलब जो भी फ्रीली एटम यदि प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो मोर रिएक्टिव है, तो वो आपके साल्ट के जो भी मेटल होगा उसको वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस करेगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, साल्ट की, उस कॉपर साल्ट की, एंड साथ में रिलीज क्या हो जाएगा, सिल्वर, मतलब सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी सिंपल कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन। ये कैसी टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइप।
पेपर में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑप्शन दे देंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, आपकी कौन सी कॉम्बिनेशन, तो वो कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन। और ये एक्टिविटी कैसे कंफर्मेशन मिलती है कि मतलब ये कैसे कंफर्म होता है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो वो एक आती है रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक आसान तरीका देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का आसान तरीका देखिए कौन सी है, लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीधी कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए और आगे हाजी। तो ये आपकी क्या हो गई, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। कैसे याद रखनी है, लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीधी कोई नीचे सुनो प्रभात है कौन आइए आगे और हाजी, मतलब और आगे हाजी। ये आपका गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये आपका मरकरी हो गया, ये आपका क्या है, कॉपर है। मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, मतलब वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव। ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ध्यान रखना, लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीधी कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन और आगे हाँ जी। आयोडीन आपका क्या हो जाता है, नॉन मेटल, तो वो आप याद रहने दें। मेनली कौन सा याद करें, आपकी ये सीरीज याद करें जिसमें आपकी क्या है, मेटल्स की आपकी रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको देखना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सिल्वर और नॉट। यहाँ से कंफर्म हो रहा है कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर इज डिस्प्लेस सिल्वर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉपर साल्ट एंड सिल्वर प्रेसिपिटेट, मतलब आपका जो सिल्वर होगा वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट इन द सॉल्यूशन। तो ये आपकी क्या हो गई, एक्टिविटी सीरीज, या आप बोल सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और इसमें सबसे पहले आता है आपका कौन सा, फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन आ रहा है, तो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक इन नेचर तो पीएच इज लेस देन 7, ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे पीएच क्या रहेगा, लेस देन 7। अब जैसे कोई एग्जांपल लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन क्या करता है, CO2, तो ये आपकी क्या हो गई, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन क्या कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर के होंगे। साथ में आपका जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं कि आपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो फॉर्मेशन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है तो 2CO की फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन कर सकता है, और ये आपके कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं, मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, फॉर्मेशन करता है अमोनिया, क्या बनाता है, अमोनिया, N2+3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन करता है तो कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, आपके नॉन मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई। दूसरी यदि मैं बात करता हूँ आपके किसकी, तो ये तो आपका कौन सा हो गया, नाइट्रोजन की हो गई। ऐसे ही आपके सोडियम की यदि बात करता हूँ तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaH, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। कैल्शियम मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। ये आपने मेटल की रिएक्शन देख लीजिए, क्योंकि मेटल की हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देखी थी।
इसके बाद जो पॉइंट आता है वो क्या है, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल की यदि रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन, मेटल आपका क्या हो गया सोडियम, नॉन मेटल आपका मैंने क्या मान लिया क्लोरीन। अब सोडियम यदि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन क्या करता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हुई, ये कैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड की कैसे, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, दोज कंपाउंड्स विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपके एक एटम से कंप्लीट ट्रांसफर होगा दूसरे एटम के पास। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2811। क्लोरीन है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 10, मतलब कितनी है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 287। अब कोई भी जो कंपाउंड होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, सोडियम तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लॉस करेगा, और क्लोरीन अपना क्या करेगा, जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या करता है इलेक्ट्रॉन करता है, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो सोडियम पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम पे कैसा चार्ज आया पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आया नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 288, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 28। तो ये जो आपका कंपाउंड बना वो आपका कैसा कंपाउंड बना है आयनिक इंटरेक्शन का, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन का। और पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल लो इंट्रैक्शन बोल लो, मतलब आपके आयनिक कंपाउंड्स को हम दूसरा एक और नाम देते हैं, क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ, जब आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे एक एटम से दूसरे एटम पे कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे थे, तो जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है वो कौन से बॉन्ड की होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये आपका कौन सा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड ही है। तो ये आपका क्या हो गया आयनिक बॉन्ड हो गया। तो ऐसे आपके पास ये वाला पेपर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl2, या ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ MgO। अब जैसे NaCl का था, यहाँ पे कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लेके आपसे क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है और स्ट्रक्चर पूछा जाएगा MgO का। अब Mg एटॉमिक नंबर कितना है 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 282। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 और 6। मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ऑक्सीजन में कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में 2 2 4 और 2 6। यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो ये क्या करेगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर करवाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाएगा 2, और 2 यदि लॉस करता है तो इस पे चार्ज कैसा आएगा Mg2+। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है 2 गेन कर रहा है, तो इस पे चार्ज क्या आया Mg2+, और यहाँ पे क्या आया O2 नेगेटिव। तो जो आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है MgO। तो यहाँ पे ड्रा द स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आयनिक कंपाउंड के कोई भी एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। MgO हुआ या CaCl2 हुआ। अब यहाँ पे देखो लास्ट CaCl2 की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2882। तो मतलब कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 2। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 287। तो क्लोरीन के कितने 7। तो एक क्लोरीन तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है एक ही, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है 2।
तो आपका ये क्या करेगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब कैल्शियम पे तो चार्ज कितने, कैल्शियम से तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2, और एक क्लोरीन पे कितना चार्ज आया, एक नेगेटिव, तो क्लोरीन कितने हैं, 2। तो ये जो आपका फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन क्या होता है, CaCl2। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ CaCl2 आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये तो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो गई। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, वैसे ही आज हम किसके बारे में देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड आपके कैसे होते हैं, जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर। साथ में इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। सोल्यूबिलिटी, यदि वाटर के अंदर बात करें तो सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू पोलर इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं, पोलर इन नेचर के कारण आपका सोल्यूबिलिटी होगी। साथ में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मतलब कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होगी, गुड कंडक्टर, क्योंकि आपके फ्री आयंस हैं तो यहाँ पे ये क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपकी क्या हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गए। क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सोल्यूबिलिटी आपकी सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब इनसोल्यूबल इन आपके ये क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, BSN, ये आपके क्या हो गए, सोल्यूबिलिटी होगी। कंडक्शन आपकी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद जो बात करते हैं वो आपका क्या आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का पॉइंट आता है, मतलब टॉपिक आता है। और इसमें एक्सट्रैक्शन में जो मेन टॉपिक के अंदर जो पॉइंट है वो क्या है, एक है रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को याद करने का तरीका क्या है, देखो कैल्सिनेशन में क्या आ रहा है, C पहले, और कार्बोनेट में भी क्या आ रहा है, C पहले, मतलब C से C ध्यान रखना, कैल्सिनेशन C, कार्बोनेट C, मतलब कैल्सिनेशन में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगा वो किस ओर से होगा, कार्बोनेट ओर से। और रोस्टिंग की बात करते हैं तो रोस्टिंग में आपका कौन से ओर से होगा, फिर इसका अपोजिट जो बचा क्या, सल्फाइड ओर से, मतलब मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सल्फाइड और मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कार्बोनेट ओर। यदि कार्बोनेट ओर से होता है तब आपका बोला जाता है कैल्सिनेशन, और मेटल यदि एक्सट्रैक्ट हो रहा है किस ओर से, सल्फाइड ओर से, तब आपका क्या बोला जाता है, रोस्टिंग। अब देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की जो रिएक्शन होगी, जैसे मेटल सल्फाइड बोल दिया मैंने, मेटल सल्फाइड बोला, मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद किसके साथ होगा, ऑक्सीजन वेरी लेस प्रेजेंस में। तो आपका मेटल जो सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन करेगा, यहाँ पे क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और रिलीज क्या कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है वो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब लाइक कार्बन कोल जो बोलते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन क्या करेगा, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे जो आपकी फॉर्मेशन हुई, हमें क्या करना था, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना था। और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक रोस्टिंग और दूसरा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन वहाँ प्रोसेस होगी जहाँ पे आपके कार्बोनेट और होंगे, रोस्टिंग वहाँ होगी जहाँ आपके क्या हो, सल्फाइड और। तो ये आपका मेन पॉइंट था एक्सट्रैक्शन का, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, रोस्टिंग और मेनली कैल्सिनेशन से, कि कैल्सिनेशन में आपका कौन सा और प्रेजेंट है, रोस्टिंग में आपका कौन सा और प्रेजेंट है। तो ये आपके क्या हो गए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जैसे मेरे को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना था मर्क्यूरिक सल्फाइड का, अब देखिए
क्वेश्चन में आ गया कि आपका क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड। अब मर्क्यूरी सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेगा या कैल्सिनेशन? सल्फाइड और आ गया तो समझ लेना प्रोसेस कौन सी होगी, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग होगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन क्या करेगा, HgO प्लस में आपका फॉर्मेशन क्या कर रहा है, SO2। जब जो मेटल का ऑक्साइड बना उसकी रिएक्शन करवा दो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो खुद का तो ऑक्सीडेशन कर लिया और दूसरे का क्या कर दिया, रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका मर्क्यूरी क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये एक्सट्रैक्ट करने के तरीके हैं। कॉपर सल्फाइड था, कॉपर सल्फाइड है, उसकी रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस में SO2, और कॉपर ऑक्साइड की फिर दोबारा से कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बनाएगा, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी फॉर्मेशन हो गई। तो ये आपके तरीके हैं। और ये जो कॉपर ऑक्साइड बना वो फिर दोबारा से कॉपर सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करके आपकी फॉर्मेशन क्या कर सकता है, कॉपर की। ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉपर और सल्फर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये आपकी एक कॉपर ग्लैंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंस। क्या बोला जाता है, कॉपर ग्लैंस, Cu2S। तो ये आपका क्या हो गया, कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो गया फ्रॉम द, क्यों, कौन सी प्रोसेस से, सल्फाइड और है तो कौन सी प्रोसेस लगेगी यहाँ पे, ध्यान रखना कौन सी प्रोसेस है, रोस्टिंग। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की यदि बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मेटल आपके 3 टाइप के थे। आपके क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, कुछ होते हैं मॉडरेट, कुछ होते हैं लो रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव की यदि बात करें, देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव की। तो हाईली रिएक्टिव की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कर सकते हैं, मतलब आपका किस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मेटल्स का, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जैसे आपका NaCl का सॉल्यूशन हो गया तो सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया प्लस आपका Cl2 की फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे 2 सोडियम प्लस Cl2 की फॉर्मेशन होती है एट कैथोड और एनोड। ये तो आपका क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव। जो आपके क्या रहते हैं, हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, कंबाइनिंग फॉर्म में रहते हैं, कभी भी किसी दूसरे के साथ रिएक्ट मतलब कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। मॉडरेट जो रिएक्शन होती है, मॉडरेट जो मेटल्स हो आपके होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, 2 प्रोसेस देखने को मिलती हैं। एक होती है रोस्टिंग और दूसरी क्या सी देखने को मिलती है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में ध्यान रखना कार्बोनेट और रहेगा और रोस्टिंग में आपका कौन सा और रहता है, सल्फाइड और रहता है। और लो रिएक्टिव तो वैसे भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया। तो ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है, Cu2S वगैरह है, अब सल्फाइड और है तो ये किस प्रोसेस से आपके हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बाय द रोस्टिंग प्रोसेस। तो ये आपके किससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके बाद आता है कोरोजन ऑफ मेटल्स का। क्या आता है, कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन। और कोरोजन मतलब होता है जंग लगना। और कोरोजन आप किसी भी मेटल्स के अंदर यदि देखेंगे तो सिंपली ये याद रखना, आयरन का जो कोरोजन होता है तो आपका क्या बोला जाता है, Fe2O3XH2O कोरोजन का फॉर्मूला है। आयरन के यदि जंग लगता है, कोरोजन कोरोड होता है तो फॉर्मूला क्या बोला जाएगा, Fe2O3XH2O। कॉपर की यदि बात करते हैं तो कॉपर कोरोडेड जो फॉर्मूला होगा वो क्या बोला जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH की ट्वाइस CuCO3, क्या बोल सकते हैं, CuCO3 डॉट CuOH की ट्वाइस। सिल्वर जब कोरोड होता है तो आपका किस फॉर्म में होगा, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। कैसे कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। यहाँ पे ये कैसे कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक मेन पॉइंट आता है क्या, अलॉय। अलॉय आपके क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के। और मेटल और नॉन मेटल के जो भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलॉयज। अलॉयज में जैसे सिंपल एग्जांपल आ गया स्टील, तो स्टील आपका किससे बना हुआ है,
आपके आयरन प्लस कार्बन से। किससे बना हुआ है? आयरन प्लस कार्बन से। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आपके अलॉयज देखने को मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल है कौन सा? स्टेनलेस स्टील। क्या है? स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील आपका किससे है? आयरन, निकल एंड क्रोमियम से फॉर्मेशन है। एक मेन जो आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस के अंदर कॉमनली, ब्रोंज और ब्रास। कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं? ब्रोंज और ब्रास। तो ब्रास की यदि बात की तो कॉपर एंड जिंक है, और ब्रोंज की आपकी बात करते हैं तो कॉपर एंड टिन है। ये पॉइंट ध्यान रखना। कॉपर एंड टिन ब्रोंज के अंदर रहेगा, ब्रास के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉपर एंड जिंक एलिमेंट मतलब मेटल देखने को मिलता है। आपका सोल्डर की बात करते हैं, सोल्डर की बात करते हैं तो सोल्डर के आपको अंदर क्या देखने को मिलता है? टिन एंड जिंक। क्या देखने को मिलता है? टिन एंड जिंक। Zn। टिन किससे डिनोट करते हैं? Sn से। तो टिन एंड जिंक, या फिर आप बोल सकते हैं लेड, टिन एंड लेड आपका क्या रहेगा? सोल्डर। तो ये आपके क्या हो गए? अलॉयज हो गए। तो अलॉयज ऑफ मेटल्स। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको प्रैक्टिस करने हैं कल के एग्जाम के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।